नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका ऋषि सर आपका स्वागत करता हूं यूपी बोर्ड के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर, जहां आपके परीक्षा की तैयारी करवा रही है यूपी बोर्ड की सबसे बड़ी टीम। सभी शिक्षक आपके लिए बहुत बेहतर कंटेंट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि परीक्षाओं में बचा है केवल 2 महीना या उससे भी कम। आपके प्रैक्टिकल की डेट आ ही चुकी है और आप लोग जो अंत समय में पढ़ते हैं यानी हिंदी, उसके लिए मैं खड़ा हो गया हूं, ब्रह्मास्त्र लेकर आया हूं आपके लिए। आपकी परीक्षा के हर सवाल, हर टॉपिक को आज खत्म कर देंगे। आपको बिल्कुल यकीन से बता रहा हूं बेटा, 95 प्लस तो आराम से आ जाएगा। 100 में 100 आता है। अब स्टेप मार्किंग होती है, आपको पता है राइटिंग का ज्यादा नंबर कटता नहीं है, लिटरेचर में भी। तो सभी लोग तैयार हो जाओ, सेशन को एक बार शेयर कर दो सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको आगामी जितनी भी क्लासेस हैं वो समय पर मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी में है जो आपको पढ़ने हैं। सब कुछ नहीं पढ़ना है, परीक्षा 2 महीने बची है। कुछ ऐसा नहीं पढ़ना है जिससे आप परेशान हो जाओ, जो आप नया पढ़ रहे हो उसी को पढ़ना है, जो साल भर से देखते आए हो, पढ़ते आए हो। मैं उसमें क्या ऐड कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा। इंपॉर्टेंट हर एक टॉपिक, हर एक पेज पर, हर एक विषय के साथ क्या क्या पढ़ना है, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से तैयारी आपकी हो जाएगी। बहुत कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बहुत कुछ आपको वीडियो सेक्शन में मिल भी जाएगा, जो मैं आपको बता ही दूंगा कि कहां क्या मिलेगा। आप जाकर देखोगे, आपको जैसे हिंदी साहित्य के, गद्य के, इतिहास के ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने बहुत बेहतरीन 50 क्वेश्चन के वीडियोस डाल रखे हैं। आप जाकर उनको देखोगे, बहुत बेहतरीन आपको समझ में आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, दिशा निर्देश है। क्योंकि क्या है, आपके जीवन में जब तक आपकी रेगुलरिटी, नियमित रूप से आपका पढ़ना बना रहेगा, तब तक आपकी सफलता सुनिश्चित रहेगी। कूद कूद के चलने वाले कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते बेटा। और लड़ाई शुरू हो गई है, जब लड़ना ही है तो क्यों ना हम रेगुलर हर दिन अपने आप को निखारें, हर दिन व्यवस्थित बनाएं, हर दिन तैयारी बेहतर तरीके से करें। कैसे करें? प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे आपको क्या करना है, प्रतिदिन कम से कम बेटा 1 घंटे आपको पढ़ना है। क्या? हिंदी। 1 घंटे कम से कम हिंदी पढ़ना ही है। 1 घंटे बहुत कम टाइम होता है, 1 घंटे आपको हिंदी पढ़ना है। और उसमें करना क्या है, पिछले वर्ष के क्वेश्चंस देखने हैं आपको, पिछले वर्षों में जो प्रश्न आए उनको सॉल्व करना है, उनको देखना है। उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे होगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भैया ये सॉल्व हुआ, ये नहीं हुआ, इसमें ये कठिनाई, वो कठिनाई। उसे कहते हैं मूल्यांकन करना। तो आप अपना कर लोगे मूल्यांकन कि भैया कहां कहां हम फंस रहे हैं। उसके बाद कठिन टॉपिक जैसे व्याख्या हो गई या और भी कठिन टॉपिक है, उनका रिवीजन करोगे, उनको रिवाइज करोगे। कहां से रिवाइज करोगे? यूपी बोर्ड की सबसे बड़ी टीम, यूपी बोर्ड के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपको बेहतरीन टॉपिक पढ़ाऊंगा। बहुत मैंने व्याख्या कैसे करनी है बता दिया है, कैसे आपको कौन कौन से क्वेश्चन इतिहास के याद करने, हिंदी साहित्य के, वो भी बता दिया है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट जीवन परिचय भी बता दिया है। कवियों और लेखकों के नाम लिखकर याद करना है आपको। क्यों? क्योंकि आपके जो इतिहास के क्वेश्चन आते हैं बेटा, वो इतिहास के क्वेश्चन कहां से आते हैं? वो इतिहास के क्वेश्चन आपके आते हैं आपके लेखकों और कवियों के नाम से। तो उनको भी याद कर लेना है, हिंदी गद्य के भी, हिंदी काव्य के भी। जीवन परिचय 80 शब्दों में याद कर लेना है। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में जीवन परिचय याद करना है। तो कैसे याद कर होगा 80 शब्दों में? तो जो इंपॉर्टेंट जीवन परिचय मैंने आपको बताए हैं, जो आज बताऊंगा और जिसकी क्लासेस में पहले भी लेके आ चुका हूं, उनको आपको रिवाइज करना, लिख लेना है। ठीक है? जब 80 शब्दों में लिखोगे तो तैयार हो जाएगा। यह तो हो गई हमारी महत्वपूर्ण बिंदु वाली बात। ध्यान से एक बार सारे बिंदु फिर से पढ़ लो। प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा हिंदी पढ़ें, पिछले वर्षों के क्वेश्चन हल करें, अपना मूल्यांकन करें, कठिन टॉपिक जैसे व्याख्या को रिवाइज करें, कवियों और लेखकों के नाम लिखकर याद करें, जीवन परिचय 80 शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस करें। कैसे आप लिखोगे 80 शब्दों में? क्योंकि 80 शब्दों में ही लिखना है। ठीक है बेटा, ध्यान रहे। उसके बाद सबसे पहला जो टॉपिक आता है आपके पेपर में, आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं। किसके? 10 गद्य के और 10 काव्य के। ठीक है ना, सॉरी, 10 5 क्वेश्चन मिलते हैं। 10 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन, 5 गद्य के और 5 काव्य के। ठीक है, ये आपको मिलते हैं। इनके लिए आपको, मैं वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। 50 काव्य के, 50 गद्य के आपको इतिहास क्वेश्चन मिल जाएंगे। उनको आपको पढ़ लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। देखो बेटा, जो
टॉपिक ऐसे हो कि जिनमें एक भी नंबर ना कटना हो, राइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं का, उसको बहुत अच्छे से तैयार करो। इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे का पूरा नंबर आपको मिलेगा, इसलिए ध्यान रखना है, इस पर बहुत फोकस करना है और इसके सारे संसाधन आपको इस यूपी बोर्ड की तैयारी के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। चलिए अगला पॉइंट क्या है बेटा, महत्वपूर्ण गद्यांश, किस पाठ का गद्यांश याद करें? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट पाठ है बेटा, राष्ट्र का स्वरूप। क्यों राष्ट्र का स्वरूप इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आजकल राष्ट्रवाद की बहुत बातें हो रही हैं, तो जाहिर तौर पर राष्ट्र के स्वरूप से पाठ आएगा। और दूसरी बात, अशोक के फूल। क्यों अशोक के फूल? क्योंकि आजकल प्राचीन सभ्यताओं की भी बातें हो रही हैं, तो अशोक के फूल प्राचीन सभ्यता से अशोक के फूल को जोड़ता है। और उसके बाद निंदा रस, आजकल निंदा बहुत हो रही है, लोग एक दूसरे की बुराई बहुत कर रहे हैं, तो राजनीति में आप लोग सक्रिय होंगे ही, चुनाव हो रहे हैं, सब लोग एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, तो निंदा रस, ये तीन पाठ आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को पढ़ना है, इन्हीं की व्याख्या आएगी, लिख के रख लो, जैसे भी पढ़ना है पढ़ डालो, याद कर डालो। उसके बाद बेटा महत्वपूर्ण जो जीवन परिचय है लेखकों का, इनकी बात करते हैं, लेखकों का जो जीवन परिचय महत्वपूर्ण है, इनकी बात करते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले हाँ, तो राष्ट्र का स्वरूप आपका हो गया है, तो महत्वपूर्ण गद्यांश हो गया बेटा। महत्वपूर्ण पद्यांश में क्या पढ़ोगे, इस पर भी बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण पद्यांश में सबसे इंपॉर्टेंट महादेवी है, क्योंकि आपके पाठ में एकमात्र महिला लेखिका है। उसके बाद आपका दूसरा आ जाता है पुर्रवा और उर्वशी, पुर्रवा और उर्वशी। आपका तीसरा आ जाता है बेटा, आपका तीसरा आ जाता है श्रद्धा और मनु, श्रद्धा और मनु। क्योंकि काव्य वाला बड़ा है, तो इसलिए आपको उसमें एक पाठ और ध्यान देना होगा, मैंने आहुति बनकर देखा, मैंने आहुति बनकर देखा। ये किसका है? अज्ञेय का। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, लिख के रख लो, जो भी करना है कर लो। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, मैंने सब बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिया है, सब कुछ आपका तैयार है। लेखक का जीवन परिचय फिर अभी बहुत जल्दी आपको पता चला है, मैंने आपको बताया था कि कौन से लेखक इंपॉर्टेंट हैं गद्य के, कौन से पद्य के, वही तीन आपको जीवन परिचय तैयार करने हैं, वो आपको 80 शब्दों में मिल ही गया है। ठीक है, 80 शब्दों में आपको जीवन परिचय याद करना है। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में। याद रखें कि 80 शब्दों में आपको जीवन परिचय याद करना है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय आप याद करेंगे, भाषा और आधुनिकता पाठ के लेखक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय याद करेंगे, अशोक के फूल। और हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय याद करेंगे, निंदारस। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं बेटा, लेखक हैं, बहुत महत्वपूर्ण, इनका जीवन परिचय आएगा। तो इनका जीवन, अब देखो, अब आप सबके पीछे मत भागो, अब आप ये मत सोचो कि पूरा साल क्या हुआ, ये अंतिम लड़ाई का समय है, और इस समय जो आपके पास बचा कुचा समय है, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अपनी पढ़ाई में लगा दो। सेशन को शेयर करते रहो, सेशन को लाइक करते रहो, अपने सभी दोस्तों के साथ से साझा करो। ठीक है, लेखक का जीवन परिचय हो गया, तीन लेखक, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है बेटा? कवियों का जीवन परिचय। कवि कितने हैं? कवि तीन हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। जयशंकर प्रसाद श्रद्धा मनु, महादेवी वर्मा गीत, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पवन दूतिका। मैं बार बार कह रहा हूं, यही सबसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, रट लो, लिख लो, दिमाग में बिठा लो, जो भी करना है करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाता है कहानी। सबसे बहुत बच्चों ने मुझे कॉल करके, मैसेज करके पूछा कि सर कहानी में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। मैंने बताया उनको कि कहानी में क्या पढ़ना है। कहानी में बेटा तुम्हें दो कहानी पढ़नी है, पंचलाइट और बहादुर, बस दो कहानी पढ़ो। दो ही कहानी इंपॉर्टेंट है, दोनों गांव के जीवन से जुड़ी हुई है। सबसे पहले याद करो कहानी का सारांश। सबसे पहले क्या याद करो? कहानी का सारांश याद करो, फिर कहानी का उद्देश्य याद करो। ठीक है, और उसके बाद मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण याद कर लो, मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण याद कर लो। क्लियर है? कहानी का सारांश, कहानी का उद्देश्य और मुख्य पात्र का चरित्र चित्रण, तीन क्वेश्चन। दावे के साथ कहता हूं, लिख के रख लो, एग्जाम के बाद मिलेंगे, यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो पहली कहानी पंचलाइट और दूसरी बहादुर। दिल बहादुर नेपाल का लड़का, जिसकी मां क्रूर थी, पिता आर्मी में थे, मारे गए। वो पहुंचता है एक जगह काम करने के लिए, जहां परिवार में पहले प्यार मिलता है, बाद में भगाया जाता है और भाग जाता है। यह कहानी है पंचलाइट की, बहादुर की। और इसमें आपको सारांश याद करना है, कहानी का उद्देश्य क्या है, क्यों लिखी गई कहानी, मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण याद करना है कि आखिर मुख्य पात्र कैसे थे। इनमें दो मुख्य पात्र, एक जो मालकिन जिसके यहां काम करने गया था, दूसरा दिल बहादुर, दो ही पात्र होने चाहिए। तीसरा है खंड काव्य। पूरा उत्तर प्रदेश बोर्ड का बच्चा इसको लेकर परेशान है, और मैं आपको इसका रामबाण इलाज बता रहा हूं। इसका रामबाण इलाज आपके पास आज उपलब्ध होगा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्या? सर्गों का सारांश। सभी सर्ग
जितने भी सर्ग हैं आपके खंड काव्य में, क्योंकि आपके जिले में केवल एक ही खंड काव्य है, आप सबको पता है जिले में सबके एक एक खंड काव्य है। उन खंड काव्यों में केवल सबसे पहले आपको याद करने रहा सर्ग का सारांश, ठीक, और उसके बाद मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण याद कर लेना बेटा, कम से कम 2। खंड काव्य में कम से कम 5 पात्र 4 पात्र होते हैं, कम से कम 2 का याद करना है। जैसे मान लो किसी के पाठ में रश्मिरथी है किसी के जिले में, तो रश्मिरथी में क्या करना है, भगवान कृष्ण और कर्ण का चरित्र चित्रण याद कर लेना है और पाठ का सारांश याद कर लेना है। इसी प्रकार हर खंड काव्य के 2-2 चरित्र चुन लो। यह आपका खंड काव्य हो गया। खंड काव्य से आपके इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे और इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि आपको ध्यान रखना है, जो भी कहानी आप लिख रहे हो, जो भी कहानी आप पढ़ रहे हो, वो इस प्रकार पढ़ो ना कि याद मत करो रश्मिरथी की कहानी क्या है, रश्मिरथी कहां से शुरू होती है। तमाम तो लाइनें आपको याद होंगी कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। आपको पता चल गया महाभारत की कहानी है। कितनी बार सुने हो महाभारत की कहानी, मुक्त यज्ञ, श्रवण कुमार, कैसे श्रवण कुमार की कहानी कौन नहीं जानता। तो दशरथ और श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण याद कर लो, सारांश याद कर लो, हो गया ना, कंफर्म, क्लियर। ऐसे ही बहादुर कहानी है, मैंने आपको बता ही दिया, नेपाल का लड़का था। ऐसे पंचलाइट कहानी है, गोधन लड़का है, पंचायत वाले उसको निकाल देते हैं क्योंकि वह मुनरी को देख करके सलीमा वाला गाना गाता है कि हम तुमसे मोहब्बत करके सलम, उसको नजरबंद कर देते हैं। बाद में पंचलाइट लेकर आते हैं, नहीं जलता है, तो कोई नहीं जानता गांव में जलाना, पूरे टोले में उनके नहीं जानता, तो सब कहते हैं गोधन को बुलाओ, वो जानता है। मुनरी अपने दोस्त मित्र से कहती है, वो सरदार से कहती है, सरदार कहता है कि जाके बुला के लाओ, जाति की इज्जत का सवाल है। तो गुलरी काकी जाती है बुलाने, गोधन आता है, पंचलाइट जलाता है, सभी खुश हो जाते हैं, 7 खून माफ कर देता है सरदार, और गुलरी काकी भोजन पे बुला लेती है रात में, जो मुनरी की मां है, अर्थात अपनी सासू मां के घर खाना खाने जा रहा है। कितनी सुंदर कहानी है, कहानी याद कर लो, अरे गोधन का और मुनरी का चरित्र चित्रण याद कर लो, हो गया। यही तो कहानी है, ऐसे तो याद करनी है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय संस्कृत, संस्कृत भाषाया महत्वम और महामना मालवीया गद्यांश के 2 सबसे महत्वपूर्ण पाठ, 2 सबसे महत्वपूर्ण पाठ गद्यांश के, इनको आप लिख के रख लो बेटा, इनको याद कर लो। मैं आपको जैसे ही आप संस्कृत अनिवार्य संस्कृत में घुसते हो, आपको ये दोनों चैप्टर मिल जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, पूरी बात बताई गई है कि संस्कृत भाषा में साहित्य के सबसे गूढ़ तत्वों की विवेचना की गई है, उनके बारे में बताया गया है, उनके बारे में समझाया गया है। दूसरा, महामना मदन मोहन मालवीय, महामना मदन मोहन मालवीय, ये आप याद कर लो, इसको तैयार कर लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है दोनों पाठ संस्कृत गद्यांश के लिए। अब देख लो, गद्यांश आता है 7 नंबर का, पद्यांश भी आता है 7 नंबर का। पद्यांश कहां से पढ़ेंगे वो भी बताता हूं। अब 2 पाठ पद्यांश के हैं, केवल श्लोक केवल सुभाषित रत्नानी में है, सारे श्लोक आपके सुभाषित रत्नानी में है, और 2 श्लोक जातक कथा में है। बस इन्हीं को तो आपको पद्यांश के लिए पढ़ना है, पूरे 7 नंबर के लिए इन्हीं को तो पढ़ना है। कहां से पढ़ोगे, तो मुझसे अच्छी संस्कृत कौन पढ़ाता है, मैं ही पढ़ाता हूं। आपको वीडियो सेक्शन में अनिवार्य संस्कृत की सभी क्लासेस मिल जाएंगी, आप वहां जाए क्लास देख सकते हो। भोज सौदार्यम से लेकर पंचशील रत्नानी तक सब कुछ, पंचशील सिद्धांता तक सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल एक्यूरेट, एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए। सुभाषित रत्नानी और जातक कथा आप वहां से पढ़ लो, एक एक शब्द का, एक एक श्लोक का अर्थ याद कर लो। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के अमुक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के अमुक पाठ से लिया गया है। संदर्भ बहुत आवश्यक है, संस्कृत में आपको केवल संदर्भ लिखना है और व्याख्या करनी है, संदर्भ और व्याख्या, ठीक है, यही दोनों करनी है। तो संदर्भ आप याद कर लेना, ठीक है, संदर्भ याद कर लेना, पाठ का नाम और किताब का नाम, लेखक होता नहीं इसमें, ठीक है। तो ये आपका संस्कृत हो गया। उसके बाद आ जाते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां पर। तो कितने सारे मुहावरे लोकोक्तियां आपकी किताब में दिए हुए हैं, आपको कम से कम 30 मुहावरे और लोकोक्तियां याद कर लेने हैं। 30 मुहावरे और लोकोक्तियां उनके अर्थ के साथ, क्योंकि आपको पता है 1 नंबर मुहावरे और लोकोक्तियों का होता है, 1 अर्थ का होता है। आप लोग बहुत आराम से कर लोगे। बचपन से जब आप वही चीज सुनते आए हो, बोलते आए हो, तो एक कठिन नहीं है, एक नजर देखोगे और सब क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट बेटा अपठित गद्यांश का है। आपको पता है कि जो आपके सिलेबस में संधि थी,
और शब्द रूप था विभक्ति वाला शब्द धातु रूप, ये हट गया है, ये सिलेबस में नहीं है। अब आपको अपठित गद्यांश मिलेगा 5 नंबर का, आपके सिलेबस से नहीं आएगा, ये कहीं बाहर से कोई एक खंड आ जाएगा जिसके आधार पर आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। 3 प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे और 1 प्रश्न 1 नंबर का होगा। आपको यहां पर मिलेंगे 5 नंबर। संधि और शब्द धातु रूप नहीं पढ़ना है। बहुत से बच्चों को बेवकूफ बनाया उनके विद्यालय वालों ने कि ये पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सिलेबस बदल चुका है। ये अगस्त में ही नोटिफिकेशन में आ गया था। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद शब्द युग्म और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, बहुत आराम से इसको तैयार किया जा सकता है। ये तो सबसे सरल है, इसको तो आप पहले से जानते हो। किताब जो लोग ध्यान से पढ़ते हैं, जिन्होंने पाठ को ध्यान से पढ़ा है, उनके लिए बिल्कुल कठिन नहीं है। ये नंबर आपको फ्री के नंबर ये आपको मिलेंगे, ये पूरे फ्री के नंबर आपको मिलेंगे। 1 नंबर भी अपठित गद्यांश और ये सारे नंबर तो आपको मुफ्त में मिलने वाले हैं, 1 नंबर आपका नहीं कटने वाला है। उसके बाद वाक्यों में त्रुटि मार्जन, राम जाता है, राम जाते हैं, कैसे वाक्य आता है, राम जाते हैं। अब इसको आप सही करके कमेंट करो। अब मैं कहूं कि इस वाक्य को सही करो, तो इसको कमेंट करके मुझे बताओ कि इसका सही रूप क्या होगा। या इसको लिख दो, वह खाता है, वह खाता है, वह खाता है। अब वह खाता है तो सही करके कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आप मुझे बताओ, क्या इस प्रकार के वाक्य अगर आएंगे तो आप नहीं लिख पाओगे सही करके? आराम से लिख लोगे बेटा, तो बहुत ध्यान से इनको सॉल्व कर लो, लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है रस का। अगला बिंदु है रस का। कौन कौन सा रस? श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस और शांत रस। शांत रस मैंने एक परिभाषा आपको बताई है। कौन सी? श्रृंगार रस की परिभाषा लिखते हैं, जब रत नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से परिपूर्ण हो तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। एक आप उदाहरण याद कर लेना। अब केवल हम स्थायी भाव और रस का नाम चेंज करते हैं। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से परिपूर्ण होता है तो करुण रस। हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से परिपूर्ण होता है तो हास्य रस। कितनी सरल परिभाषा है। उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से परिपूर्ण होता है तो वीर रस। निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से परिपूर्ण होता है तो शांत रस। कितना आसान है, कितना आसान है ये समझना आपके लिए। अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो ये रस हो गया, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। छंद, दोहा, चौपाई। चौपाई इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं या सममात्रिक छंद है। इसमें हर चरण के अंत में यति होती है और सभी चरणों में क्या होता है? तुकांत होता है। ऐसे ही आपका चौपाई है। तीन आपको याद कर लो। देखो, चौपाई याद कर लो, दोहा याद कर लो, सोरठा याद कर लो, और कोई मत याद करो इन्हीं तीनों में से, क्योंकि अथवा करके पूछता है। अथवा या ये। अब इसके साथ या तो इसे पूछेगा या तो इसे, या तो इसे। अब इसको लिख दो, इसको लिख दो, इसको लिख दो। तो 3 आप याद कर लो, तीनों सरल हैं। दोहा सोरठा का उल्टा होता है, सोरठा दोहे का उल्टा होता है। तो एक दोहा याद कर लो, उल्टा करके लिख देना सोरठा हो जाएगा, या एक सोरठा याद कर तो उल्टा करके लिख देना दोहा हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ठीक है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह। सबकी परिभाषाएं बहुत व्यवस्थित रूप से रस, छंद, अलंकार मैंने आपको पढ़ा दिया है। जहां एक जब कोई व्यंजन शब्द की आवृत्ति बार बार हो तो अनुप्रास क्या होगा, उसका उदाहरण। सभी लोग अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिख करके बताओ। अनुप्रास अलंकार सभी लोग याद कर लो, आपके लिए अनुप्रास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यमक अलंकार इंपॉर्टेंट है और उपमा अलंकार इंपॉर्टेंट है, रूपक इंपॉर्टेंट है। ये 4 अलंकार अब मैं आपको बता देता हूं। अनुप्रास क्या है? व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो अनुप्रास अलंकार होगा। सभी लोग इसका उदाहरण मुझे लिख के बताओ। यमक अलंकार, जब कोई एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होगा। सभी लोग मुझे हर एक अलंकार का एक एक उदाहरण कमेंट सेक्शन में चाहिए। सभी लोग कमेंट सेक्शन में बचाओ। देखो, कमेंट सेक्शन में लिखने से क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। तो जल्दी से लिख के बताओ। उपमा क्या होता है? जब किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का किसी से तुलना हो, जब किसी की किसी से तुलना हो गुण, दोष, स्वभाव, रंग, आकार आदि के आधार पर, तो वहां उपमा अलंकार होगा। जैसे पीपल पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते जैसा मन डोला। अब इसका भी एक उदाहरण, पीपल पात सरिस मन डोला नहीं, दूसरा उदाहरण उपमा अलंकार का लिखोगे। रूपक अलंकार, जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, जब तुलना करने वाला बिल्कुल तुलना करने वाले के जैसा हो जाए। जैसे
चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल जैसे हो गए, कमल चरण जैसे हो गए। तो अब आपको इसका दूसरा एक उदाहरण लिख के बताना है। अलंकार भी आपका तैयार हो गया, अलंकार में कुछ नहीं है। पत्र लेखन, पत्र लेखन में आपको आवेदन पत्र लिखना है, अपनी नौकरी के लिए आवेदन, ठीक है, अपनी नौकरी के लिए आवेदन। सफाई के लिए अधिकारी को प्रार्थना पत्र, यही दो याद कर लो। सफाई के लिए अधिकारी को, कोई भी अधिकारी हो सकता है जो आपके यहां आए, बस ये दो आप पत्र याद कर लोगे बेटा। यही दो पत्र आपकी परीक्षा में पूछा जाना है, यही दो पत्र केवल आपकी परीक्षा में पूछा जाना है। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमेशा बहुत से बच्चे मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछते हैं सर निबंध कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो निबंध कौन सा इंपॉर्टेंट है? यह निबंध इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। भारत में बेरोजगारी है ही, नौकरी कहां मिल रही है किसी को? तो बेरोजगारी, जनसंख्या भी भारत में, अब तो हम हो सकता है कि अगर 2021 वाला सेंसस हो गया होता तो हम विश्व के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश होते। कोरोना वायरस और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये बहुत करंट टॉपिक है। कोरोना वायरस आया था, बीता है, अभी उसकी परेशानियां चल रही हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना है। क्लियर है? तो ये निबंध आपके लिए महत्वपूर्ण है बेटा, ये सब कुछ महत्वपूर्ण है आपके लिए। पूरा मैंने आपके सामने खाका रख दिया है हिंदी का कि कैसे आपको हिंदी पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है। एक एक पॉइंट आप ऐसे रट लेना, ऐसे पढ़ लेना, ऐसे समझ लेना कि आपके 100 में 100 नंबर आ जाए। ये मेरा वादा है कि हिंदी में अब 100 में 100 होना चाहिए। मुझे हिंदी में 100 में 100 चाहिए। 95, 98, 96 से काम नहीं चलने वाला। और उसके लिए सारी रणनीति, सारी तैयारी, सारा ज्ञान आपको यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, जहां यूपी बोर्ड की सबसे बड़ी टीम आपके लिए दिन रात काम कर रही है, दिन रात आपकी परीक्षा में सफलता के लिए लगी हुई है। तो सभी लोग चैनल को एक बार शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके बताएं कि हिंदी में आपको क्या परेशानियां आ रही है, साथ ही यह भी कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप साझा कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी लोग सेशन को शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।